हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि प्रोफेसर नील्स बोर। प्रोफेसर नील्स बोर ने एक अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है तथा इसकी सीमाओं को भी समझाइए। ठीक है नहीं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कर्पकीडन और उसका जो निष्कर्ष पर आधारित मॉडल है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा दिया है और हाइगेन्स का द्वितीय तरंग सिद्धांतों के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। जाकर के देख लीजिए, सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर के सारे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। ठीक, वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब तक मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, आप जाकर के देख लें उनको। नियम फर्स्ट बुक से लेकर के आपके सेकंड बुक तक जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम केवल बोर के परमाणु मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ये बोर्ड में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ये आपका अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही, इसलिए इसको अवश्य तैयार करके जाएं, क्योंकि ये पिछले ईयर में आया था, 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2022 में भी आया था। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, इसको पूरा देखना है ताकि आपका ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में छूट ना जाए। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर नील्स बोर। इन्होंने क्या किया था, जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जो अपना दिया था उसके निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया, यानी कि उनकी कमियों को पकड़ा और उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक संशोधन रूप हम कह सकते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया था, उसके संबंध में ही नील्स बोर ने अपना एक मॉडल भी दे दिया था जिसको हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या करता है, यानी कि वृत्ताकार कक्षा में एक निश्चित कक्षा में गति करता है। ये नील्स बोर ने बताया था, परंतु रदरफोर्ड ने बताया था, यानी जब उन्होंने अपना मॉडल दिया था 1911 में, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, परंतु वो कक्षाओं के बारे में नहीं समझा सके। ठीक है, और देखिए, जब वृत्ताकार चक्कर लगाता है तो नील्स बोर ने कहा था कि वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि वो क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में वृत्ताकार क्या करता है, चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा में जिसकी ऊर्जा फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है। ठीक है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर में घूमता है तो ऊर्जा के हानि नहीं करता है। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, परंतु नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा सका था। आप जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने समझाया था। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूमता है तो क्या होता है, ऊर्जा की क्या करता है, उत्सर्जित करता है ऊर्जा को। जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वहां पर क्या बनना चाहिए था, सतत बनना चाहिए स्पेक्ट्रम, परंतु वहां पर क्या हो रहा था रदरफोर्ड वाले में कि रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। परंतु नील्स बोर ने उसकी कमियों को दूर किया था और इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूम रहा है वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जिनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये जब ये वृत्ताकार घूमते हैं तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी एक फिक्स ऊर्जा होती है और फिक्स कोणीय वेग होता है, यानी कोणीय संवेग होता है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक, और ये तो बात इन्होंने मानी कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, एक नाभिक होता है। देखिए, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक, दूसरी बात इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए, यानी कि इनका कोणीय संवेग। ठीक है नहीं, जब कोई भी कण मान लो कोई कण जब वृत्ताकार घूमता है
तो क्या करता है कि वो कोणीय वेग से भी घूमता है, और उसका जो वेग होता है उसका संवेग भी होगा, तो वहां पर एक कोणीय संवेग होगा। संवेग होता है P बराबर mv। यहाँ अगर कोणीय संवेग की बात करेंगे तो L से क्या करते हैं, दर्शाते हैं कोणीय संवेग को। तो L बराबर फॉर्मूला होता है L बराबर mv r स्क्वायर होता है। mvr क्या होता है, mvr होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, आपका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अभी मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। आप नोट कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये तो बताया था किसने, कि नील्स बोर ने। इन्होंने केवल अपनी 3 परिकल्पनाएं दी थी और तीनों परिकल्पनाओं पर इन्होंने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था उसकी कमियों को दूर किया था, परंतु इनकी भी कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है। इसलिए इसके मॉडल की भी कुछ कमियां हैं, इसकी सीमाओं को भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक बात और बताई थी कि अब जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, लाइनरी स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है। इन्होंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, निश्चित कक्षाओं में घूम रहा है, उस वक्त वो एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर के बाहर से जब तुम उसको एनर्जी दोगे तो दूसरी कक्षा में जाता है। जब दूसरी कक्षा में जाता है तो कुछ एनर्जी को स्टोर करके ले जाता है। आपको सोचिए कि निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को लेनी पड़ेगी। जब उसको ऊर्जा लेकर के जाता है तो जब जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, परंतु जब वहां से लौटता है तो उस वक्त क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यही कारण था कि लाइनरी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या थी, नील्स बोर की परिकल्पनाएं थी और इसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या की, ठीक है। नहीं मतलब नील्स बोर ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सभी परिकल्पना को लिखते हैं, उसके बाद उनको नोट कर लेना, ठीक है। एक बार और मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, फिर इसकी कमियों के बारे में देखेंगे। चलते हैं तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो चलिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, मैंने बताया था कि 1913 में प्रोफेसर नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, जिसके संबंध में नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। नहीं जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा गया, ठीक है। यानी कि 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था, तो 1913 में किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया। इन्होंने किसके सिद्धांत पे दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, यानी एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सबसे मेन बात थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बनता है परमाणु का, वो बन रहा था, वो किसके कारण बन रहा था, ठीक है। नहीं इसलिए तो यानी कि इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना ये मॉडल दिया था। अगर पूछ सकता है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किसके सिद्धांत पर दिया गया था, तो कह सकते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था, यानी मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। अच्छा देखिए इसकी बोर की परिकल्पनाएं क्या थी, यानी कि बोर की परिकल्पनाएं, यानी कि जो नील्स बोर थे इनकी क्या परिकल्पनाएं थी, क्योंकि इन्होंने इनके मॉडल से ही, मतलब जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर और रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर के इन्होंने वहां से जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था, यानी कि और उन कमियों को दूर भी किया था, ठीक है। परंतु ये कुछ कमियां फिर भी छोड़ गए, ठीक है। नहीं तो उनको हम देखेंगे अभी। तो बोर की परिकल्पनाएं क्या थी समझिए। पहली परिकल्पना यह थी कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। निश्चित का मतलब यह होता है कि उसी कक्षा में रह के चक्कर लगाएगा, दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं अभी ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा निश्चित है, ठीक है। नहीं क्योंकि उसकी जो क्षमता है ना घूमने की, वो उसी कक्षा में घूमने की है। तो देखिए ये तो नाभिक है और ये क्या है, इसका कक्षा है, ये भी क्या इसकी कक्षा है। तो मैंने यहाँ 2 कक्षाएं ली हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो निश्चित कक्षाएं होती हैं, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, ठीक है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये तो बताया था किसने, यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि वृत्ताकार घूमता है, परंतु इन्होंने कहा कि निश्चित कक्षाओं में घूमता है, निश्चित होती हैं वो कक्षाएं, ठीक है। चक्कर लगाता है। इन निश्चित कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहो, ठीक है। नहीं या इनको निश्चित कक्षाएं कहो जिनमें चक्कर लगाता है, ठीक है। नहीं तो ऊर्जा स्तर कहा जाता है। प्रत्येक निश्चित कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी प्रत्येक की जो कक्षा है, ये मान लो ये वाली पहली कक्षा है, ये दूसरी है,
तो इनकी ऊर्जा भाई अलग अलग होगी, सबकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगा सकते हैं, यहाँ नहीं चक्कर लगा सकते, ठीक है नहीं। और अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन निश्चित कक्षाओं को इन्होंने KLMN या संख्या 1 2 3 से प्रदर्शित किया, ठीक है नहीं। यहाँ पर मान लीजिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा ऐसे KL ऐसा करके इन्होंने दिखाया था, ठीक है नहीं। यानी कि इसको मान लीजिए, मान लो ऐसे ये वाली कक्षा मान लो K और फिर L और एक और लेंगे मान लो, तो वो आएगी आपकी कितनी, यानी कि KLMNO ऐसा करके इन्होंने लिया गया था। या तो आप इनको 1 2 करके ले सकते हैं, यानी कि 1 और 2 करके इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 2, क्योंकि मैंने इसमें 2 कक्षाएं बनाई हैं, और भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो KLMNO ऐसा करके बना सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने इनको मतलब KLMN से दिखाया था, क्लियर। तो ये कक्षाओं से संबंधित था। कक्षाओं का नियम किसने दिया था, नील्स बोर ने ही दिया था, ठीक है। दूसरी परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग MVR का मान h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो, यानी h/2π के पूर्ण गुणज के क्या हो, बराबर हो, ठीक है नहीं। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, चक्कर लगा सकता है, जिसका कोणीय संवेग कितना हो, MU उसके बराबर h/2π, यानी कि पूर्ण गुणज मतलब जो कक्षा है आपकी, वहां पहली कक्षा दूसरी कक्षा उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी कक्षा का और उसके h/2π का गुणा करेंगे तो जो निकल के आएगा वो कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार घूमता है तो वह कोणीय मतलब एक तरह से कोणीय वेग से घूमता है, इस प्रकार से, है ना। जब कोणीय वेग से घूमेगा तो वहां पर क्या होगा, संवेग तो होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु सीधी चलती है तो वहां संवेग होता है P बराबर mv। जब वृत्ताकार घूमती है तो वहां पर संवेग होता है उसका L बराबर mvr, ठीक है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, केवल तुमको ध्यान रखना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो। पूर्ण गुणज के बराबर यानी n क्या है, कक्षा की संख्या, पहली दूसरी तीसरी, इस प्रकार से। तो MVR बराबर n कोष्टक के अंदर h/2π इसके पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं तो बताइए इसका संवेग कितना होगा, पहली कक्षा के लिए आप निकालोगे इस वाली के लिए, तो इसके क्या निकल के आएगा, तो आप यहां रखिए, पहली कक्षा के लिए निकालोगे तो पहली कक्षा के लिए त्रिज्या भी होगी, ठीक है नहीं। और इसके लिए मतलब पहली कक्षा n मतलब 1, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा निकल के MVR1, ठीक है नहीं, बराबर होगा किसके, यहाँ पर आप 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो h/2π। इसका मतलब पहली कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होगा वो इस प्रकार से होगा, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं इसके निकालिए दूसरी कक्षा के लिए, तो दूसरी के लिए निकालोगे, दूसरी वाली के लिए मतलब ये वाली कक्षा के लिए निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए तो MVR2 बराबर होगा, यहाँ दूसरी कक्षा है तो इसका मतलब 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं, n की जगह 2, तो 2h/2π, क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका कोणीय संवेग होगा। ऐसे आप तीसरी चौथी पांचवी, तो यानी कि ये है कि पहली कक्षा का जो संवेग होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, तब पहली कक्षा में चक्कर लगा सकता है। दूसरी कक्षा का संवेग इतना होना चाहिए। इनकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला भी आता है, ऐसी बात नहीं है, इसका डेरिवेशन होता है, ठीक। यहाँ पर हम केवल परमाणु के बोर की क्या समझ रहे हैं, परिकल्पनाओं को समझ रहे हैं। तो ये कहां से निकल के आता है, यानी त्रिज्या वगैरह का फॉर्मूला भी होता है, कितनी त्रिज्या होती है पहली कक्षा से, दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, ठीक है नहीं। तो उसके लिए तो ये आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो कोणीय संवेग है वो पहली कक्षा के लिए वो h/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक है नहीं। मतलब पहली कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग है वो h/2π के बराबर होना चाहिए। दूसरी कक्षा के लिए जो संवेग है h/2π के बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा सकता है, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगाएगा, ठीक है नहीं। तो इन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो ये था इनका कोणीय संवेग संबंध दिया था इन्होंने, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग MVR बराबर n h/2π के बराबर होता है, क्लियर। तो ये था इनका। तीसरी परिकल्पना क्या थी, तीसरी परिकल्पना ये थी इनकी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षा में जब मान लीजिए इसमें लगा रहा है, ठीक है नहीं, तो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब जब जिसमें चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा को खोता नहीं है, हानि नहीं करता है। तो मान लेते हैं पहली कक्षा है तो इसके लिए जो एनर्जी मान लेते हैं वो कितनी है, इसके लिए जो एनर्जी है भैया वो है आपकी
E1 मान लेते हैं। कितनी एनर्जी है? E1 एनर्जी है। क्लियर? तो ये मतलब अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता जब उसी कक्षा में घूमता है तब वृत्ताकार तब, ठीक है नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पुनः जब लौटकर वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आएगा, इस वाली कक्षा में, तो क्या होगा कि ये कुछ एनर्जी लेगा। अब तो ऐसे तो जाएगा नहीं, बाहर से कुछ एनर्जी लेगा ये, ठीक है नहीं। तो थर्मल एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका कोणीय संवेग इतने के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो एनर्जी है वो इस कक्षा के बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं इस कक्षा की एनर्जी कितनी है भाई? E2 है, तो इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर? E2 है, परंतु जो रुकेगा नहीं वहां पर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुरंत लौट आएगा, मतलब तुरंत लौट आएगा, ठीक है नहीं। थोड़ी देर बाद ये तुरंत वहां से लौट आएगा, हाल की हाल। समय पछता इसमें ज्यादा नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जैसे ये लौटता है यहाँ से, अब जैसे यहां से ये लौटेगा नीचे की तरफ, तो लौटेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? यहां से रिलीज करेगा एनर्जी को। क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को। तो यहाँ विकर्ण उत्सर्जित होंगे जिससे बनता था रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या बन रहा था? रेखीय स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो बस यही कह रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पुनः जब लौटकर वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्लियर? यानी समझिए, जब इसकी एनर्जी इतनी थी और इसने एनर्जी जब ले ली तो वो इसके बराबर हो गई। अब जब वापस आएगा तो इसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो E1 के बराबर होगी एनर्जी, ठीक है नहीं। तो जब वापस आता है तब के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मान लिया तो यहाँ H न्यू जो होता है वो होता है जो अपर कक्षा जो है उसकी एनर्जी और माइनस जो लोअर कक्षा है उसकी एनर्जी, माइनस कर देंगे तो इस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। प्लैंक के मतलब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी आपको। ये बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है। चलिए अब हम इसकी कमियों की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कौन कौन सी कमियां थी जिनको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके हम बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं यानी कि कमियां क्या थी, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सका, यानी जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो उसी की व्याख्या कर सका, जैसे लिथियम हो गया और हीलियम हो गया, ठीक है नहीं। यानी कि ये एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो हैं उनकी ही व्याख्या कर पाता है, ठीक है नहीं। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो था ये केवल हाइड्रोजन हो गया जैसे और आपका हाइड्रोजन हो गया और हीलियम, लिथियम ऐसे परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है नहीं। कितना हो? एक इलेक्ट्रॉन। तो यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ही व्याख्या कर सकता है, ठीक है नहीं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब नहीं कर सकता है, यानी कि ये जो मॉडल है नील्स बोर का। क्लियर? दूसरी बात, बोर का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके अंदर देखा कि किसी की तीव्रता कम, किसी की तीव्रता ज्यादा है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है नहीं। तीसरा देखिए, यह मॉडल विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करने में असफल रहा, यानी कि अलग अलग कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इनके बारे में बताने में यह मॉडल कैसा रहा? असफल रहा था, ठीक है। और आपका चौथा है, यह मॉडल जयमान प्रभाव तथा स्टार के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। अच्छा, जयमान प्रभाव और ये स्टार प्रभाव है क्या चीज? जयमान प्रभाव यानी कि समझिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है और किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, हाई चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो वहां पर जो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है, उनको विभाजित कर देता है, विखंडित कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो सूर्य के जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसको विखंडित करता है, यानी कि विक्षेपित करता है। तो ये इस प्रभाव के बारे में भी नहीं बता सके थे। और स्टार प्रभाव क्या होता है? स्टार प्रभाव ये होता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल जो रेखाएं होती हैं को विभाजित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रभाव के व्याख्या ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका। लास्ट देखिए, यह मॉडल स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म रेखाओं को समझाने में असफल रहा। सूक्ष्म रेखा मतलब, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो ये तरंगे निकल रही हैं और इसकी
जो सूक्ष्म रेखाएं हैं बन रही हैं, तो जब इनको जूम करके देखा गया तो उनमें क्या देखा गया, तो अलग अलग रेखाओं को देखा गया, परंतु उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये थी इनकी क्या कमियां थी। ठीक है, नहीं क्या थी इनकी ये कमियां थी कि इनको ये नहीं कर पाए थे। बाकी मैंने मॉडल तुम्हें तैयार करवा दिया है। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है और इसको जो इसकी जो कमियां हैं वो क्या होती हैं, वो मैंने यहाँ बता दी आपको। ठीक है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, यदि आपसे पूछता है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, उन कमियों को लिखिए, तो वो कमियां कौन कौन सी हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, दूसरा निश्चित कक्षाओं की खोज, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निश्चित कक्षाओं में वृत्ताकार जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूम रहा है, परंतु इन्होंने बताया कि निश्चित कक्षा में घूम रहा है और उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2 के पूर्ण गुणज हो। ठीक है, नहीं तो ये थी क्या रदरफोर्ड की मतलब कमियों को दूर किया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए, ये जो टॉपिक लेके आया हूं आज फिर से मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं केवल उन्हीं टॉपिक को लेके आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यानी कि आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है और इसकी अविनति क्या होती है, यानी वाइसिंग क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। यानी कि आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि पीएन संधि डायोड क्या है तथा इसकी फर्स्ट अविनति तथा अग्र अविनति को भी समझाइए। ठीक है, नहीं तो डायग्राम विद डायग्राम के आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, नहीं और इसकी क्रिया विधि वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। पहले हम देखेंगे पीएन संधि डायोड क्या है, उसके बाद अविनति के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, बात करने वाले हैं कि यानी कि पीएन संधि डायोड तथा अविनति, यानी पीएन संधि डायोड क्या होता है। ये तो एक हेडिंग है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो पीएन संधि डायोड होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नहीं पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नहीं अविनति को हम वायस बोलते हैं, वायसिंग वगैरह। ठीक है, नहीं तो देखिए, आपको ये लग रहा है कि ये क्या बनाया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए इसे को बना लिया है पहले से। ठीक है, तो समझिए। देखिए, पीएन संधि डायोड क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पीएन संधि डायोड होता क्या है, यानी कि पीएन संधि क्या होती है। पीएन संधि डायोड क्या है, सबसे पहले आपको इसको समझना है कि पीएन संधि डायोड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पीएन आपको यहाँ पर शब्दों से पता है कि पी तथा एन यानी कि दो, पी और एन दो आपको यहाँ पर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, यानी कैपिटल लेटर, यानी पी और एन है। ठीक है, पी एन का मतलब, पी का मतलब होता है कि मैं आपको समझा दूं, हमारे जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, नहीं नेज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध रूप से होते हैं। ठीक है, इनमें कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती है। ठीक है, और जो अपद्रवी अर्धचालक होते हैं इनमें अशुद्धि मिला करके बनाए जाते हैं। तो ये जो है आपके पी और एन, ये दो प्रकार के अर्धचालक हैं जो अपद्रवी अर्धचालक में आते हैं। पी भी जो है अपद्रवी अर्धचालक है और एन भी क्या है, अपद्रवी अर्धचालक है। परंतु अपद्रवी अर्धचालक को हमने दो भागों में बांट दिया है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, नहीं तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पी और एन। तो यहाँ पर दो चालक हैं, कैसे, अर्धचालक। कौन कौन से, पी टाइप अर्धचालक यानी पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पर जब हम एक पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को जब आपस में जोड़ते हैं तो कुछ यहाँ पर घटनाएं होती हैं। ठीक है, समझेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें जो इसकी जो हम क्या करते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन सी, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है इसके अंदर, इसलिए इस कारण से यहाँ पर होल होता है। क्या होता है, होल उपस्थित होता है। परंतु जो एन टाइप अर्धचालक होता है इसमें क्या करते हैं,
इसमें हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल यानी कि पॉजिटिव होता है, धनायन होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। और अल्पसंख्यक आवेश क्या होता है, यानी कि अल्पसंख्यक आवेश नेगेटिव होता है, किसके अंदर, पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर। और एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर हम बात करेंगे तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव होता है, इसलिए तो इसका नाम नेगेटिव और इसका नाम पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है और यहाँ नेगेटिव की है, इसलिए, ठीक है नहीं। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो उस प्रकार से बनता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है नहीं। और जब एन में क्या करते हैं, जब अर्धचालक में हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तब जो बनता है वो बनता है हमारा एन प्रकार का अर्धचालक, और जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो बनता है पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। तो ये दो प्रकार के अर्धचालक आपको यहाँ पर समझ में आए, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में समझा दिया हूं कि पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। नेज अर्धचालक मैंने बताया कि यानी कि जो शुद्ध रूप से होते हैं, इनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, ठीक है। और जब हम अपद्रव्य का मतलब जिस ऐसे अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिलाई जा सके, यानी कि है नहीं, जिसमें अशुद्धि मिलाई जा सके, ठीक है नहीं, तो उसे बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। तो अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के, पी प्रकार का और एन प्रकार का, ठीक है नहीं। जब हम क्या करते हैं, जब अर्धचालक में क्या कर सकते हैं, जब अर्धचालक यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें हम क्या करें कि जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो बनता है पी प्रकार का, और हम जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो बनता है एन प्रकार का, क्योंकि पंच संयोजी में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब पंच संयोजी का मतलब क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वाला, और त्रिसंयोजी यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है नहीं। जब किसी सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो होता है अर्धचालक की जो वैलेंसी होती है यानी कि संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उसके अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर बन जाता है होल, क्योंकि होल ज्यादा मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, होल ज्यादा मिलेगा, एक स्थान खाली रहेगा और इसका एक स्थान भर जाएगा, ठीक है नहीं। एक स्थान जो होता है एक स्थान, जो सभी स्थान भर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, एक फालतू रह जाएगा, इसलिए यहाँ बनता है एन टाइप और यहाँ बनता है पी टाइप। क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, होल क्या होते हैं, होल होते हैं। तो कह सकते हैं होल को हम पॉजिटिव ही कहते हैं, तो आप यहाँ पर होल लिख सकते हो या पॉजिटिव कर सकते हो, ऐसे प्लस बना सकते हो। तो यहाँ सबसे अधिक होता है प्लस, क्या होता है इसमें, प्लस होता है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसमें प्लस सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लियर। और यहाँ पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चाहे होता है नेगेटिव, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है नहीं। क्लियर। और इनमें ही क्या होता है, देखिए इधर की साइड कौन सा है, ये इधर की साइड जो है आपका पी टाइप है, कौन सा है, पी टाइप, पी टाइप। और इधर की साइड कौन सा है आपका, एन टाइप, यानी एन प्रकार का, ठीक है नहीं, एन टाइप अर्धचालक, ये दो हैं। जब इनको आपस में मिलाया है तो देखिए आपको ये दिखाई दे रही है, परत दिखाई दे रही है, अभी समझ में आएगा आपको, ये मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए समझ लीजिए। जब आपस में मिलाएंगे, ऐसे मान लीजिए इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक संधि होगी ना, उसे बोलेंगे जंक्शन यानी कि संधि, ठीक है नहीं। तो देखिए इसमें होता है अल्पसंख्यक आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश प्लस होता है, ठीक है नहीं, बहुत कम होते हैं, सबसे अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता यह है जब इनको आपस में मिलाया जाता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है तो एक किस द्वारा, एक परमाणु विधि द्वारा, यानी कि एक विशेष विधि द्वारा परमाणु स्तर पर जब इनको जोड़ा जाता है तो होता यह है कि इसमें से जो प्लस हैं वो गति करते हैं किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव प्लस की तरफ गति करते हैं। तो इस कंडीशन में एक स्थिति तक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं ऐसे, यानी नेगेटिव यहां आ जाएगा। क्लियर। और पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा आकर के, ठीक है नहीं। यहां से जो होल है वो कहां गति करते हैं, एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गति करते हैं, यानी कि पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो क्या होता है कि एक समय तक क्या होता है कि यहां पर एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। क्योंकि देखिए जब प्लस और माइनस जब एक तरफ होंगे तो क्या होगा कि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा ऐसे उल्टा, यानी कि प्लस से माइनस। क्योंकि देखिए जैसे इनको मिलाया जाएगा परमाणु स्तर पर तो थोड़े समय के लिए क्या होगा कि प्लस जो जाएगा कहां,
प्लस डाला जाएगा नेगेटिव की ओर और नेगेटिव आएगा प्लस की ओर, तो इस कार्ड से नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय बाद एक क्या बन जाएगा, यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा प्लस पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो दोनों ओर क्या हो गया विभव, तो अब यहाँ विभव का अंतर हो गया, तो इसका मतलब यह कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसे बोलते हैं ईबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईबी बोल दीजिए, हम कहते हैं निरोधी विद्युत क्षेत्र, ठीक है नहीं। अब देखिए ये क्या करता है, अब जो पॉजिटिव इधर जाएगा, अब जो पॉजिटिव इधर जाएगा तो आपको पता है पॉजिटिव पर पॉजिटिव जो विद्युत क्षेत्र जो है वो अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो अब ये पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा, ये वापस ऐसे लौटेगा इधर साइड, ठीक है नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे और जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर विपरीत डायरेक्शन बल लगाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो अब ये यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ एक परत का निर्माण हो जाता है जिसे हम बोलते हैं अवक्षय परत। यहाँ पर इनकी संधि होती है आपस में, तो वहां पर एक परत का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं अवक्षय परत। तो ये वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो परत है आपकी, इस परत को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं इसको हम, अवक्षय परत, ठीक है नहीं, अपक्षय परत बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो ये अपक्षय परत होती है। अब देखिए इस अपक्षय परत का भी क्या होता है, विभव होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए ये प्लस पे है और ये नेगेटिव पर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, विभव होगा। तो यहाँ जो विभव होता है इसे बोलते हैं हम निरोधी विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निरोधी विभव बोलते हैं। जो अवक्षय परत का विभव होता है उसे बोलते हैं निरोधी विभव। जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे बोलते हैं निरोधी विद्युत क्षेत्र, ठीक है नहीं। और ये जो परत बनी है इसे बोलते हैं अवक्षय परत। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक संधि बन जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं पीएन संधि। क्या बोलते हैं इसे, पीएन संधि। अब डायोड कब बोलेंगे, जब हम क्या करते हैं, इसी पी क्षेत्र से एक धातु इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक धातु इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक है नहीं, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो अब देखिए दो जोड़े हैं इलेक्ट्रोड, तो इसलिए बोल देते हैं इसको डायोड। क्या बोलते हैं इसको, डायोड। तब इसका नाम पड़ता है पीएन संधि डायोड। क्या बनता है, पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है, परमाणु स्तर पर जब इनको जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि पी क्षेत्र के जो होल होते हैं या पॉजिटिव होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इनके मध्य क्या होता है, एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। यहाँ पर इनकी संधि होती है, वहां पर एक अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव जो होते हैं, धनायन जो होता है, फिर मतलब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की ओर गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है नहीं। तो वो परत बनती है उसे बोलते हैं अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षय परत बोला जाता है। और जो अवक्षय परत का विभव होता है उसे बोलते हैं हम क्या, निरोधी विभव। और निरोधी विभव जो होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या भाई, विद्युत क्षेत्र है, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र भी तो क्रिएट होगा, जैसे बोलते हैं निरोधी विद्युत क्षेत्र। अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र होता है विपरीत डायरेक्शन में होता है। देखिए यहाँ का प्लस और इधर माइनस, तो ऐसे होगा बाहर का, ठीक है नहीं। परंतु अगर देखेंगे संधि पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एन से पी की ओर होता है। क्लियर। तो पीएन संधि डायोड क्या है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है नहीं। तो चलिए अब इसकी हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अभिनति क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर कि पीएन संधि डायोड क्या है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है बस वही यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है, ठीक है नहीं, यानी परमाणु स्तर पर जब इनको जोड़ते हैं, ठीक है नहीं, तो इनके संपर्क क्षेत्र पर एक संधि का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो एक ये है आपका, ये वाला है आपका क्या, मान लीजिए एन टाइप और ये है पी टाइप। जब इनको आपस में ऐसे जोड़ते हैं परमाणु स्तर पर तो यहाँ पर एक संपर्क क्षेत्र बनता है इनके यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो उस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है नहीं। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है तो इनके संपर्क क्षेत्र पर एक संधि का निर्माण होता है। एक संधि का निर्माण होता है जिसे पीएन संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, पीएन संधि कहते हैं। अभी डायोड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, पीएन संधि। तो यहाँ पर जो संधि बनती है उसे बोलते हैं पीएन संधि बोला जाता है। क्लियर। तो पीएन संधि कहते हैं जब पी तथा एन क्षेत्रों के सिरों पर, यानी सिरों से, यानी कि जो पी और एन क्षेत्र हैं इनके सिरों से क्या कर सकते हैं हम, एक एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बनी संपूर्ण व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाती है।
अब जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पीएन संधि डायोड। क्या बोलते हैं इसको? पीएन संधि डायोड कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं? पीएन संधि डायोड कहा जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पीएन संधि डायोड की परिभाषा हो गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि पी तथा एन क्षेत्रों के संपर्क से बनने वाली परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं, जो पी और एन के संपर्क क्षेत्र से बनती है। ठीक है नी? क्या बोलते हैं उसको? अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत के बनने से संधि पर एक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर उत्पन्न होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अवक्षय परत बनेगी यहाँ पर, तो एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है जिसकी डायरेक्शन कैसी है? एन से पी की ओर है, एन से पी की ओर है। ठीक है नी? तो वो यहाँ पे लिखा है उत्पन्न, मतलब एन से पी की ओर उत्पन्न होता है, जिसे निरोधी विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? निरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र पी तथा एन क्षेत्र को आवेश वाहक का प्रवाह नहीं होने देता, यानी कि एन तथा पी तथा एन क्षेत्र के आवेश वाहक का प्रवाह नहीं होने देता। यानी कि अब इसके अंदर जो आवेश वाहक है और यहाँ पर जो है, अब एक दूसरे की ओर गति नहीं करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र इसको रोकता है। इसके बाद एक और चीज आती है इसकी डेफिनेशन, इसे बोलते हैं निरोधी विभव। ये क्या होता है? तो निरोधी विभव की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है। अवक्षय परत का वह विभव जो संधि पर उत्पन्न होता है, तो इस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। यानी अवक्षय परत का वह विभव जो संधि पर उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम निरोधी विभव। इसका काम क्या होता है कि ये आवेश बहाव को रोकने का काम करता है, यानी कि विरोधी यानी विरोध में उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं हम निरोधी विभव। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और ये है इसका डायग्राम। ठीक है नी? इसका एक चीज और आता है, यानी संकेत कैसा होता है। पीएन संधि डायोड का संकेत की बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके संकेत की। तो देखो पीएन संधि का जो संकेत होता है, संकेत की हम बात करते हैं। संकेत यानी कि प्रतीक जो होता है वो किस प्रकार से होता है देखना है, यानी कि इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है नी? यानी कि ये जो होता है आपका पूरा इस प्रकार से कर देते हैं। ये जो तुम्हारा बन गया आपका पीएन संधि का संकेत बन जाता है। क्लियर? ये क्या बन गया आपका? पीएन संधि का संकेत होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो ये वाला जो भाग आपका दिखाई देता है इसे बोलते हैं पी और इसे बोलते हैं एन। इसमें एन भाग जो होता है वो पतला सा होता है और पी भाग जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है नी? तो ये क्या होता है? पीएन संधि का संकेत होता है। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है नी? तो इसी प्रकार से आपका आयता लग के आता है। ठीक है नी? ये हो गया तुम्हारा पीएन संधि का संकेत। अब देखते हैं हम कि पीएन संधि जो होती है इस पे यानी कि अविनति क्या होती है। तो अविनति का मतलब होता है कि यानी कि जब पीएन संधि को जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं हम पीएन संधि की अविनति। क्या बोलते हैं? पीएन संधि की अविनति स्थिति। यानी कि अविनति का मतलब होता है जब किसी पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम अविनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अविनति कहा जाता है। अब अविनति दो प्रकार की होती है आपकी, एक होती है यानी पश्च अविनति और एक होती है आपकी अग्र अविनति। यानी कि एक होती है फॉरवर्ड वाइस और एक होती है आपकी रिवर्स वाइस। ठीक है नी? यानी कि रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग ये दो होती हैं। ठीक है? इनके द्वारा अब हम यहाँ पर इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएन संधि की अविनति क्या होती है, पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अविनति की। तो यानी जब पीएन संधि को बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे अविनति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे अविनति। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये संकेत में मैंने इसको जोड़ा गया है, यानी कि संकेत है इसका, ये संकेत में जोड़ा है। केवल किस में जोड़ा है? संकेत। अभी मैंने संकेत को लिया है और उसी के आधार पर जोड़ दिया है। आपको बोर्ड में इसी प्रकार से जोड़ना है। ठीक है नी? अगर क्रियाविधि अगर आपको लिखवाएगा तो आपको इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, एक में इस प्रकार से जोड़ना और एक ऐसे जोड़ना। ठीक है? दोनों प्रकार से जोड़ेंगे। तो एक बैटरी द्वारा जब इनको जोड़ दिया जाता है, इस पीएन संधि को इसको बैटरी से जोड़ दे, मान लो इसको भी किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए नीचे ऐसे करके। ठीक है नी? इस प्रकार से एक बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए तो यहाँ पर आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है? क्या कर दिया? मान लीजिए इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया।
प्लस माइनस करके मान लीजिए, तो जब इसको जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं हम क्या, अविनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अविनति। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है आपकी अग्र अविनति। अब देखो अग्र अविनति क्या होती है समझ लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। तो अग्र अविनति का मतलब ये होता है कि जब पी एन संधि, ये पी एन संधि है, जब पी एन संधि डायोड को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो पी क्षेत्र को जब क्या कहते हैं, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जुड़ने वाली संधि जो होती है, इस प्रकार से होने वाली अविनति को हम बोलते हैं अग्र अविनति कहते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र अविनति। अब देखिए अग्र अविनति में होता क्या क्या है, ये समझिए। अग्र अविनति में होता क्या है, अग्र अविनति में ये होता है, देखिए मान लीजिए प्लस है, अब यहां से ये प्लस जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से प्लस जाएगा तो ये यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब जैसे ये फोर्स लगाएगा यहाँ पर प्लस, और तो क्या होगा कि ये प्लस जो है आगे की तरफ जाएगा। जब कब जाएगा, जब इस निरोधी विभव से ज्यादा विभव होगा तब इसका, ठीक है नहीं, जब ज्यादा होगा तभी ये पॉजिटिव क्या करेगा, एन क्षेत्र की ओर गति करेगा, और जो नेगेटिव है वो पी क्षेत्र की ओर गति करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, संधि पर धारा का प्रवाह होने लगेगा। क्या होने लगेगा, संधि पर धारा का प्रवाह होने लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अग्र अविनति पर धारा का प्रवाह होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, आप देखिए इसमें यही पूछता है कि जब पीएन संधि जो होती है वो अग्र अविनति पर होती है तो अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है। क्यों, देखिए जब ये प्लस ऐसे जाएगा, नेगेटिव ऐसे जाएगा, तो ये परत घट जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है, ठीक। तो इसे बोलते हैं क्या हम, अग्र अविनति। तो अग्र अविनति पर धारा का प्रवाह होता है, ठीक। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया माइनस, क्या कर दिया, इसको कर दिया माइनस, ये कर दिया प्लस, ये कर दिया माइनस। अब देखिए यही संधि जो है पी है और ये एन है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये किस पे हो गया, नेगेटिव पर। जब नेगेटिव पे हो जाता है तो अब देखिए जिसमें से जो नेगेटिव है वो ही जाएंगे, परंतु पॉजिटिव तो आकर्षित होंगे, और ये नेगेटिव जो है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे संधि की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो अवक्षय परत बढ़ती जाएगी, अवक्षय परत का चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो इसमें धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। परंतु अगर कहा जाए कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण इसमें तनिक धारा होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, पक्ष बायसिंग, यानी कि उत्क्रम अविनति, ठीक है नहीं, रिवर्स बायसिंग। इसमें सब चीज रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए तो ये होता है क्या आपका अविनति। तो चलिए यहाँ पर होता है, इसलिए मैंने जो क्रियाविधि आपको बताई है इसी प्रकार से क्रियाविधि भी आपको लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, मान लीजिए आप पूछे आपको कि अग्र अवनति क्या होती है, तो इसकी क्रियाविधि बताइए, तो इसमें लिखेंगे जब पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो पी क्षेत्र में उपस्थित बहुसंख्यक आवेश वाहक पॉजिटिव एन धनायन एन क्षेत्र को गति करते हैं और एन क्षेत्र के मुक्त आवेश वाहक पी क्षेत्र को गति करते हैं। इस प्रकार संधि पर धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, ठीक है नहीं, क्या होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। तो बस इसी प्रकार से आपको लिखना होता है, यही क्रियाविधि होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर अविनति की परिभाषा दोनों की यहाँ पर लिख देता हूं, उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर कि अग्र अविनति क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अग्र अविनति क्या है, जो मैंने आपको समझाया था वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब पी एन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार की अविनति को अग्र अविनति कहा जाता है। जब इसको हम किससे जोड़ें, प्लस से जोड़ें, और इसको माइनस से जोड़ें, तब जो अविनति होती है उसे कहते हैं अग्र अविनति। कैसी अविनति समझिए, यानी कि मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा संकेतों में बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा, इसको तो ये वाला प्लस से जुड़ेगा और ये माइनस से, इस प्रकार से जो बनता है, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, ये पी हो गया, ये एन हो गया, तो ये प्लस से जुड़ा है, ये माइनस से जुड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा, ठीक है नहीं, क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, ठीक है नहीं, यहाँ हम विभव दे रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो ये है इसका डायग्राम, ठीक है, संकेतों में बना दिया। अगर इसको बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, बस आपको करना क्या है, इसको प्लस से जोड़ देना है। तो जब इसको
P क्षेत्र को धनात्मक सिरे से और N क्षेत्र को ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार की अवनति को कहते हैं हम अग्र अवनति कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस अवनति पर संधि से धारा का प्रवाह होता है, यानी कि संधि से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। क्लियर। अग्र अवनति में अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अग्र अवनति में क्या होता है कि जो अवक्षय परत होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि जब आवेश वाहक गति करने लगते हैं, ठीक है नहीं, मुक्तावेश वाहक और ये धनायन ये गति करने लगते हैं, तो क्या होता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि आपको लिखवाए तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसको जोड़ना है, कैसे, ऐसे, ठीक है नहीं, इसकी जगह पर इसको जोड़ देना है। ठीक है, ऐसा ही कैसा बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक, अब लिखना क्या होगा, इसमें लिखना होगा क्रियाविधि में कि जब P क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं और N क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस स्थिति में यदि बाह्य विभव जो है, बाह्य यानी कि बाहर से जो विभव दिया गया है, ठीक है नहीं, बाह्य विभव का मान निरोधी विभव से अधिक होता है, तो P क्षेत्र के होल यानी धनायन N क्षेत्र की ओर तथा N क्षेत्र के मुक्त आवेश वाहक P क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिससे क्या होता है, संधि पर धारा का प्रवाह होने लगता है। बस इस प्रकार से आपको क्रियाविधि में लिखना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी क्या है, इसकी क्रियाविधि है और इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये होगी आपकी अग्र अवनति। ठीक है नहीं, अब हम बात कर लेते हैं पश्च अवनति की। ठीक है नहीं, तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूं। जो मैंने अभी आपको समझाया ठीक इसका उल्टा होता है, वहां पर क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका अग्र पश्च अवनति को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं पश्च अवनति की। ठीक है, उसका विपरीत होता है पश्च अवनति, जो अग्र अवनति मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें जो पी टाइप क्षेत्र जो होता है उसको हमें नेगेटिव से जोड़ना होता है और जो एन वाला होता है उसे पॉजिटिव से जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखा है कि जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाली अवनति को कहते हैं हम पश्च अवनति। क्या बोलते हैं, पश्च अवनति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि देखिए आवेश जो है एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर धारा होगी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई धारा ही नहीं होगी, क्योंकि आवेश ही नहीं आएगा तो धारा का प्रवाह कहां से होगा। ठीक है नहीं, तो इस स्थिति में संधि पर धारा का प्रवाह नहीं होता है और इस अवनति पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इतना ये कुछ हुआ। अब इसका क्रियाविधि भी आपको लिखना होता है कि किस प्रकार से कार्य करती है, मतलब पश्च अवनति पर। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्रियाविधि में लिखना है क्या, जो कुछ इसमें होता है बस वही लिखना होता है। क्या कि जब पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है और एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो पी क्षेत्र के होल तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्रम से बैटरी के मतलब बैटरी के ऋणात्मक तथा धनात्मक सिरों की ओर गति करते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने क्रम से लिख करके लिख दिया है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि पी क्षेत्र के जो होल हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की हो जाएंगे। ये वाला देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ से जो आएंगे इस प्रकार से उल्टे आएंगे। ठीक है नहीं, और जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, प्लस पे आएगा। तो यहाँ पर कोई भी संधि पे आवेश नहीं आएगा, बस वही कह रहा है जिससे संधि पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर, तो यही क्रियाविधि आपको यहाँ में लिखनी पड़ती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये संकेत वाला है और आपको इसको भी बनाना है। तो इसका यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब बैटरी से जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये ध्यान रखना कि जब अग्र अवनति पर होगी तो ये प्लस पे होगा पी वाला, और जब ये पश्च अवनति पे होगा तो ये नेगेटिव होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, तभी आपका क्या होगा, जो परिपथ जो बनेगा वो सटीक बनेगा, नहीं अन्यथा गलत हो जाएगा और नंबर भी काट देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पीएन संधि डायोड क्या होता है और इसकी अवनति क्या होती है, वाइसिंग वगैरह वो मैंने आपको समझा दिया है। अपनी भाषा में इसको मैंने आपको समझाया है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को करवा रहा हूं जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये आज का जो प्रश्न है आपका, ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में आपको। ठीक है,
तो इस प्रश्न को अवश्य देखना है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करके जाना है ताकि आपका ये प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका से करवाऊंगा आपको। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, ठीक है नहीं, परंतु आज यहाँ पर जो पढ़ के जाओगे इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हारा सीधे दिमाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा। किताबी भाषा आपको नहीं लिखवाई जाएगी, ठीक है, अपने द्वारा बनाई हुई भाषा को ही लिखवाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा है, केवल आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बाकायदा आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है नहीं, उस प्रकार से लिख लेना, ठीक। मैं आज किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिष्टकारी। यानी डिष्टकारी क्या होता है और पीएन संधि जो डायोड होता है वो डिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ये टॉपिक है नहीं, यानी कि ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हम कि डिष्टकारी क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है ना, पीएन संधि डायोड डिष्टकारी के रूप में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। कितने का मिलता है? 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसको अवश्य तैयार करना, गलती मत करना इसे मतलब कि इग्नोर करने की, कि यानी कि ये टॉपिक नहीं आएगा। ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है नहीं। आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछले, उसमें पूछा गया है, ठीक है नहीं, कि पीएन संधि डायोड डिष्टकारी के रूप में, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्ध तरंग डिष्टकारी, पूर्ण तरंग डिष्टकारी क्या होते हैं, बस वही यहाँ पे मैं आज तुमको बताने वाला हूँ। दोनों के दोनों यही करवाऊंगा, ठीक है नहीं, अर्ध और पूर्ण, ठीक है, दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पीएन संधि डायोड डिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया था। हमने पीएन संधि डायोड के बारे में पीछे पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वहां पर हमने अग्र अविनति और पश्च अविनति को पढ़ा था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जाके देख लीजिए, 5 अंक में वो भी आता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं डिष्टकारी क्या होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है, यानी कि ये जो काम करता है, ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है आपके घर में जो लाइट आ रही है उसको डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डीसी में बदलने का काम करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, डीसी वोल्टता में कन्वर्ट करता है, यानी डिस्ट वोल्टता में क्या कर देता है, बदल देता है। तो ऐसी युक्ति को कहते हैं हम डिष्टकारी। क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति को कहते हैं डिष्टकारी। तो वही मैंने लिखा है कि डिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में बदला जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति को डिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिष्टकारी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो लाइट आती है, बिजली हम कहते हैं इसको, हमारे यहाँ जो बिजली वगैरह आती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसकी जो धारा की दिशा होती है वो कैसे चलती है, वो इस प्रकार चलती है, साइन ग्राफ बनाती चलती है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। परंतु डिस्ट धारा जो होती है वो इस प्रकार चलती है, यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार से, एक ही डायरेक्शन चलती है। तो ये डिस्ट धारा ग्राफ होता है, ठीक है नहीं। और ये आपका जो होता है वो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि एक बार प्लस फिर एक बार माइनस होती है। इसमें कहीं पर माइनस नहीं होती है, जितनी है उतनी ही चलेगी, जितनी आपकी धारा है उतनी ही चलेगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर काम क्या होता है, अगर हम रेक्टिफायर यहाँ पर लगा देंगे तो ये इसको किस में बदल देगा, डिस्ट मतलब डिस्ट धारा में बदल देगा। यानी कि डिष्टकारी काम यही है कि ये क्या करता है, डिस्ट वोल्टता में बदल देता है, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिष्टकारी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बनता किससे है? ये बनता है पीएन संधि डायोड से। किससे बनता है? पीएन संधि डायोड से। यानी कि पहला होता है आपका कौन सा? पहला होता है डिष्टकारी। डिष्टकारी के प्रकार हम कहेंगे, यानी कि पहला है अर्ध तरंग डिष्टकारी। कौन सा? अर्ध तरंग डिष्टकारी, डिष्टकारी। और दूसरा है आपका पूर्ण तरंग डिष्टकारी, पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग डिष्टकारी, डिष्टकारी। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है नहीं। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और यानी कि पूर्ण तरंग डिष्टकारी, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है नहीं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी कि
अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन को पूछ लेता है कभी कभी कि दृष्टिकारी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। सबसे पहला मैंने बताया दो प्रकार के दृष्टिकारी होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक होता है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, यानी ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का आधा चक्कर या आधा तरंग प्रयोग में लिया जाता है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यानी कि हम क्या करें कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत जो है उसका केवल आधा चक्कर ही प्रयोग में लें। कैसा, यानी आपको पता है कि इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। तो अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं या इस वाले भाग की बात करूं, तो इसमें से हम एक ही को प्रयोग करें, आधे भाग को, तो ये पूरा चक्कर के लिए है। ये क्या है, आपका पूरे चक्कर के लिए है। यहां से लेकर यहां तक जो चक्कर है, ये पूरा चक्कर होता है। ये आधा प्लस का, ये आधा माइनस का मिलाकर के होता है पूर्ण चक्र। परंतु हम यहाँ आधे भाग की बात कर रहे हैं, तो आधा भाग प्रयोग में लेंगे। जब हम आधा चक्र प्रयोग में लेते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट, तो यानी कि ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का आधा चक्कर या आधा तरंग प्रयोग में लिया जाता है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। आप समझिए। अब देखिए आपका काम कैसे करता है उसको देखेंगे। सबसे पहले आता है इसका परिपथ बनवाने के लिए कि परिपथ क्या होता है। इसका परिपथ बनाइए, तो परिपथ, तो सबसे पहले इसका परिपथ देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। देखो, होता यह है कि यहाँ पर जब दृष्टिकारी बनाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से बनाते हैं, यानी कि अन्योन पेड़ के सिद्धांत से बनाते हैं इसको। ठीक है, किस प्रकार समझिए। हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है नहीं, और इस प्रकार से इसको कर, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ एक कुंडली ली है, आप देख सकते हैं ये पहली कुंडली है। इसे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली, और इस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो दूसरी कुंडली हम यहाँ लेते हैं, इस प्रकार से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप किसी भी कुंडली को ले सकते हैं, यानी कि कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो सकता है आपका, चाहे आपका ऊंचाई हो चाहे अपचाई हो। ठीक है नहीं, चाहे ऊंचाई हो चाहे अपचाई हो, कौन सा भी ट्रांसफार्मर आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लेंगे, इस प्रकार से आप लेंगे। तो ये हो गई तुम्हारी एस कुंडली। होती है ट्रांसफार्मर, दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिया है। तो ये पहली, और क्या करते हैं, ये इस प्राथमिक कुंडली से हम क्या करते हैं, इस प्राथमिक कुंडली से हम यहाँ पर देते हैं क्या भाई, यहाँ पर देते हैं हम प्रत्यावर्ती बोल्टता। क्या देते हैं इसमें, प्रत्यावर्ती बोल्टता देते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती बोल्टता को दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक पीएन संधि को प्रयोग में लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, इस प्रकार से ऐसे करके इसको जोड़ दिया जाता है। क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर हमने अगर दिया कि पीएन संधि को जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ दिया, इसको ए सिरा मान लेंगे, इसको एक बी सिरा मान लेंगे। अब आगे जाकर के क्या करेंगे, इसको हम एक लोड प्रतिरोध से यहाँ पर जोड़ देंगे, इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर दो हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, यहाँ पर दो सिरे निकाल देंगे, ताकि यहाँ से निर्गत वोल्टता प्राप्त किया सके। तो यहाँ मिलेगी आपको निर्गत वोल्टता, जो कैसी वोल्टता होगी, डीसी वोल्टता होगी एक तरह से, यानी कि डीसी निर्गत वोल्टता हम कह सकते हैं। ये आपका यहाँ जुड़ा है लोड प्रतिरोध। ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको हम सिरा को नाम देते हैं, जैसे एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया। क्लियर, इस प्रकार से। तो ये आपका देख सकते हैं, आपका इस प्रकार से बनकर तैयार होता है। तो ये क्या है, इसका परिपथ है, यानी कि करते क्या है कि हम ट्रांसफार्मर का जो प्रथम कुंडली होती है उससे क्या जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ते हैं, और इसकी दूसरी जो कुंडली होती है एस से ए सिरे के पास, यानी कि एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया जाता है, एक पीएन संधि को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका पी सिरा जो होता है वो ए सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और एन सिरे को लोड प्रतिरोध के साथ ट्रांसफार्मर की सेकेंड कॉइल के बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो युक्ति बन जाती है, इसे कहते हैं हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। ये क्या बनेगा भाई, परिपथ बन गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना होता है क्या, इसकी संरचना लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है भाई,
संरचना, क्या संरचना, ठीक है नहीं। संरचना क्या होती है इसकी, जो रचना आपने की है, तो क्या लिखना होता है संरचना में, संरचना में आपको लिखना होता है, आपको देखिए स्क्रीन पर आपको इसकी जो हिंदी है जो संरचना की वो लिखी हुई आ रही होगी, वहां से आप लिख लेना, ठीक है। मैं अभी जो समझा रहा हूं केवल उसको समझ लीजिए, आप वहां से लिख लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बोला मैंने कि अतरंग दृष्टिकारी को बनाने के लिए, अतरंग दृष्टिकारी को बनाने के लिए जिंदगी ये ट्रांसफार्मर है इतना भाग, ठीक है नहीं। तो ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पी से एक प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस के ए सिरे के साथ एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया जाता है, जिसका पी सिरा ए से जुड़ा हुआ होता है तथा एन सिरे के साथ लोड प्रतिरोध एन सिरे के साथ लोड प्रतिरोध को ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस के बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है, यानी बी सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या होगी, इसकी संरचना हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप वहां से इसको नोट कर लेंगे, वहां से आप नोट कर लेना, स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं निर्गत वोल्टता, ठीक है, और यहाँ पर जो दी जा रही है इसे बोलते हैं हम यानी कि निवेशी वोल्टता, जो वोल्टता दी जा रही है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है और ये तुम्हारी डीसी वोल्टता है। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं, किसकी, क्रियाविधि की, क्रियाविधि की हम बात करते हैं तो क्या होती है, इसके बाद आती है इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्रियाविधि, क्रियाविधि, ठीक है नहीं। क्रियाविधि क्या होती है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा ही समझिए, ये काम कैसे करता है पहले समझिए। देखिए यहां से जब हम इसको वोल्टता देंगे दृष्टिकारी को, जब यहां से हम वोल्टता देंगे ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली को, तो क्या होगा, अन्य के कारण इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर वोल्टता प्रवाहित होगी। तो देखिए होता यह है कि अगर मैं इसको आधा चक्र देता हूं, ये वाला सिरा देता हूं, प्लस देता हूं, अगर प्लस दिया जाता है इसको प्लस दिया जाएगा, तो जब ये प्लस पे होगा तो ये वाला किस पे हो जाएगा, माइनस पे होगा, किस पे होगा, ये माइनस पे होगा। तो आपने पढ़ रखा है अग्रविनति और पश्चाविनति, तो बताइए कि ये पीएन संधि जो है वो किस पर है, अभी कौन सी अविनति पर है, तो आप कहेंगे कि पी सिरा पॉजिटिव से एन सिरा नेगेटिव से, इसका मतलब यह है कि अग्रविनति पर है। तो जब अग्रविनति पर होता है पीएन संधि तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है नहीं। जब धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अर्धचक्र नेगेटिव देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको नेगेटिव देंगे, आप क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए सिरा हो गया नेगेटिव, तो बी सिरा हो गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो अब बताइए अब ये किस पे है, पश्चाविनति पर, तो अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही मतलब हम वोल्टता निरंतर देते जाएंगे प्लस माइनस, तो एक बार धारा होगी, एक बार धारा नहीं होगी, एक बार धारा होगी, एक बार धारा नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इसका देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूं। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा, ठीक है नहीं, इसका जो ग्राफ बनेगा बाद में बनाना है, जब आप क्रियाविधि लिख लो उसके बाद, ठीक है नहीं। तो ग्राफ बनाना या आप इसी चित्र के साथ बना देंगे, तो इसका ग्राफ जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना है तो इससे बनेगा, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। आप देखिए हमने आधा चक्र दिया तो धारा है, तो जब धारा है तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है नहीं। तो प्लस यहाँ प्लस कर देंगे, जैसे मान लीजिए नेगेटिव दिया फिर धारा नहीं है, तो मान लो धारा नहीं है, यहाँ तक धारा नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे हम चक्कर देते गए फिर प्लस देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से धारा होगी इस प्रकार से, तो प्लस होगा, ठीक है नहीं। अब फिर मान लीजिए फिर धारा नहीं है, फिर धारा नहीं है तो इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो मान लीजिए फिर आपने फिर से इसको क्या दिया, प्लस दिया, तो फिर से धारा होगी, तो इस प्रकार से। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है कि यहाँ पर हमें धारा जो मिल रही है वो रुक रुक के मिल रही है, कभी धारा है कभी धारा नहीं है, कभी धारा है कभी धारा नहीं है, कभी धारा शून्य है, ठीक है नहीं। तो आपने देखा होगा यहाँ धारा रुक रुक के मिलती है, हमें क्या मिलती है, धारा रुक रुक के मिलती है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अतरंग दृष्टिकारी, यहां से हमें धारा को रुक रुक के मिले, यानी कि अर्ध यहाँ पर पॉजिटिव पर ही हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। जब हम पॉजिटिव अर्ध चक्र देते हैं तभी धारा में मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी क्रियाविधि में आपको क्या लिखना है, तो चलिए क्रियाविधि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वैसे मैंने आपको लिख दिया है नहीं, तो उस पर आप देख लीजिए, वहीं से लिख लीजिए। तो क्रियाविधि में क्या है, जो मैंने अभी बताया, क्या बताया, तो आपको इसकी क्रियाविधि में क्या लिखना है, क्या लिखना है, देखिए होता क्या है क्रियाविधि,
कि जब हम इसका आधा चक्र देते हैं, मैंने आपको समझाया आधा चक्र देते हैं, तो आधा चक्र देने पर इस पहली कुंडली यानी प्राथमिक कॉइल को देते हैं ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली, ठीक है नहीं, पी को दिया जाता है। तो एस जो कुंडली है उसका ए सिरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है जब हम धनात्मक देंगे तब, तो और ये हो जाएगा नेगेटिव। इस स्थिति में ये आ जाती है अग्र अवनति पर, कौन, पीएन संधि। तो जब पीएन संधि अग्र अवनति पे आती है तो इसमें हमें पता है कि अग्र अवनति पर, ये हम जानते हैं कि अग्र अवनति पर पीएन संधि धारा का प्रवाह करती है, तो यहां से हमें निर्गत वोल्टता मिलेगी, ठीक है नहीं, तो यहां से हमें निर्गत वोल्टता मिल जाएगी, ठीक है नहीं। तो अगर हम देखिए नेगेटिव दें अर्धचक्कर तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस स्थिति में पीएन संधि पश्च अवनति पर होगी और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो निर्गत वोल्टता हमें नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में ये होता है कि हमें प्रत्येक अर्ध धनात्मक चक्कर पर ही धारा प्राप्त होती है, ऋणात्मक चक्कर पर धारा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है नहीं, इसका मतलब ये है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अब इसकी क्रिया विधि में आपको क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पर लगा हुआ आ रहा होगा, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए वहां पर जो मैंने लिखा है अपनी भाषा में ही लिखा है। तो देखिए क्रिया विधि में आपको लिखना है कि जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र धनात्मक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को दिया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S का A सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा B सिरा, जिसका B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। तो इस प्रकार पीएन संधि अग्र अवनति पर होती है, क्या होती है, अग्र अवनति पर होती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र ऋणात्मक दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली एस का ए सिरा कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है तथा यानी कि ऋणात्मक विभव पर होता है, और बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। इस स्थिति में पीएन संधि पश्च अवनति पर होती है और यह धारा का प्रवाह नहीं करती है, धारा का प्रवाह नहीं करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार निरंतर प्रत्यावर्ती स्रोत का धनात्मक चक्र दिया जाता है तो पीएन संधि धारा का प्रवाह करती रहती है, ठीक है नहीं, अर्थात ऋणात्मक चक्र पर धारा का प्रवाह नहीं करती है। तो इस स्थिति में धारा हमको रुक रुक कर प्राप्त होती है, क्या होती है, रुक रुक करके प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अतरंग दृष्टिकारी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्रिया विधि लिखनी है, तो ये हो गया आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी, इसमें आधी तरंग का ही प्रयोग हो रहा है, इसमें धारा केवल हमें एक ही डायरेक्शन से प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम केवल प्लस प्लस दे रहे हैं, उसी के कारण धारा है, नेगेटिव के कारण कोई धारा नहीं है, क्लियर। ये आपका लोड प्रतिरोध है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है, नहीं वहां से ही तो प्राप्त करते हैं, ये लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वो हमने संरचना में बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए वहां पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी था, वहां पर आधी तरंग को प्रयोग में लिया जा रहा था, यानी कि आधे चक्र को प्रयोग में लिया जा रहा था, यहां पर हम पूरे चक्र को प्रयोग में लेंगे, ठीक है नहीं। तो बस ऐसा ही है, ऐसा दृष्टिकारी जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का पूर्ण चक्र काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, छोटी सी परिभाषा है। अब चलिए इसका भी हमें क्या करना है, परिपथ बनाना है, परिपथ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रिया विधि संरचना वो तो सब परिपथ से लिख जाती है, ठीक है। तो समझिए परिपथ बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका परिपथ बनाएंगे, इसका परिपथ थोड़ा सा अलग बनेगा, तो चलिए ठीक है। इस प्रकार से इसकी ये पहली कुंडली यहां पर आप जानते हैं इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये है आपकी दूसरी कुंडली, ठीक है। दूसरी कुंडली है आपकी, इसे हम बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा एस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर
वहां पर हमने क्या किया था, इसका ये ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। क्लियर। यहां से हम प्रत्यावर्ती स्रोत को देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरंग यहां पर दी जाएगी। क्लियर। जिसमें मतलब ऐसा रेक्टिफायर जिसमें पूरी तरंग प्रयोग में ली जाए, ठीक है नहीं। और कुछ जो हमने पढ़ा था उसमें केवल आधी तरंग को ही प्रयोग में लिया जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इससे क्या करेंगे हम, एक संधि पीएन संधि डायोड यानी पीएन, यानी को इसको एक को हम यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है नहीं, इसे हम बोलेंगे D1, ठीक है नहीं। और एक हम यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है, बी सिरे से, ये P और ये आपका N, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका D2, ठीक है। और इनको ये आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। यहां से एक T पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने संपर्क क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर एक लोड प्रतिरोध को बीच में जोड़ना है इन दोनों के, इस प्रकार से। जैसे बोलेंगे लोड प्रतिरोध, ठीक है नहीं, इसे X मान लीजिए, इसको Y, ठीक है नहीं। यहां से इसका निर्गत वोल्टता के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस प्रकार से निर्गत वोल्टता यहां से मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है। आप देख सकते हैं कि ये आपका बन गया क्या, रेक्टिफायर, यानी कि बन गया है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, इससे ही प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बन गया आपका क्या, यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। अब देखिए इसकी संरचना आपको बनानी होगी, संरचना लिखनी होगी, संरचना, संरचना। तो संरचना में क्या लिखना होगा, संरचना में लिखना होगा कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S के A तथा B सिरों से 2 डायोड D1 और D2 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है नहीं, जोड़ दिए जाते हैं, जिनके N क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके मध्य से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S के T बिंदु पर क्या करता है, संपर्क करता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से बनी युक्ति क्या होती है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होती है। मैंने क्या बताया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S यानी कि दूसरी कुंडली S के A तथा B सिरों से 2 डायोड D1 व D2 जोड़ दिए जाते हैं, जिनके N क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके मध्य से यानी कि N तथा N जो दिखाई दे रहे हैं आपको, N और N है, इनके मध्य से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर की कुंडली S से संपर्क में होता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से लिखेंगे, तो इस प्रकार से इसकी क्या लिखनी है, संरचना लिखनी है। अब इसके बाद आती है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है वो लिखेंगे, इसकी क्रियाविधि, ठीक है नहीं। क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में क्या करना है, क्रियाविधि में लिखना है जब प्राथमिक लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली P को प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र धनात्मक दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली S का A सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक, A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे D1 अग्र अवनति पर होता है तथा D2 पश्च अवनति पर होता है, जिसमें D1 के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब प्रत्यावर्ती स्रोत का अर्धचक्र ऋणात्मक दिया जाता है तो द्वितीय कुंडली S का A सिरा ऋणात्मक होता है तथा B सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे D1 पश्च अवनति पर होता है और D2 अग्र अवनति पर होता है। इस स्थिति में D2 के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि यानी कि दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, हमें धारा मिल रही है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार फिर आगे लिखना है, इसी प्रकार निरंतर अर्धचक्र धनात्मक तथा अर्धचक्र ऋणात्मक से D1 व D2 से हमें धारा का प्रवाह होता रहता है, ठीक है नहीं, धारा का प्रवाह होता रहता है। अर्थात इस दृष्टिकारी में प्रत्यावर्ती स्रोत का पूर्ण चक्र प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो यही क्या इसकी क्रियाविधि होती है।
यानी कि हमें D1 जो है, D2 जो है, इन दोनों से हमें धारा का प्रवाह देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ किस प्रकार से होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आप किसी के पास, तो ऐसे बनेगा, देखिए, ठीक है। इसमें देखिए मान लीजिए आधा चक्कर देते हैं, फिर भी हमें D1 के कारण धारा मिल जाती है, तो इसका मतलब ऐसे करके मिलेगी, ठीक है, नहीं, प्लस के कारण ऐसे ही, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, माइनस के कारण देते हैं, तो फिर तब भी क्या होता है, माइनस देते हैं तो तब भी हमें धारा मिल जाती है, परंतु उसकी दिशा देखिए, जब हम प्लस देते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसे है, प्लस देंगे तो ये प्लस पे होगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी धारा की, ठीक है। और जब हम इसको माइनस देंगे तो इसके कारण क्या होगी, धारा की दिशा वो भी इस प्रकार से होगी, यानी कि x, मतलब देखिए आप दे सकते हैं कि 22 से x है, यानी कि यहाँ पे दे सकते हैं आपकी, यहां से देखेंगे धारा की दिशा कैसे है, इस प्रकार से है, यानी हम कह सकते हैं 22 से x, इसमें यहाँ पे धारा 22 से x, यहाँ पे भी 22 से x, तो एक ही डायरेक्शन में धारा हमको यहाँ पे मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में धारा आपको मिलेगी। यहाँ प्लस ही तो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो प्लस से क्या होती है, प्लस से धारा इस प्रकार से बहेगी ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार धारा होगी और इसमें इस प्रकार से होगी, तो आप दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये भी प्लस का होगा, तो इसका मतलब यह कि एक ही डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा और इसी प्रकार से आपका ऐसे करके ग्राफ बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ग्राफ बनेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें धारा एक ही डायरेक्शन में प्राप्त होगी, इसका मतलब यह है कि हमें प्लस की डायरेक्शन में धारा प्राप्त होगी इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे हम आधा चक्र देंगे तो इसके कारण धारा होगी, प्लस का देंगे तो माइनस का देंगे तो इसके कारण धारा होगी, तो धारा की डायरेक्शन देखिए, प्लस से माइनस होती है तो इसी प्रकार से होगी, प्लस से माइनस की ओर ऐसे धारा होगी, तो इस प्रकार धारा इसमें देखने के लिए मिलेगी। और इस वाले के लिए देखेंगे तो जब ये प्लस पे होगा तो इसमें भी ऐसी धारा होगी, तो 22 से x, यहाँ पे भी 22 से x ही है धारा, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धारा की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, तो इसलिए क्या है, डिस्ट धारा बन गई है, यहाँ पर क्या बन गई, डिस्ट धारा हो गई। तो इसी प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। जो भी कुछ मैं लिखवाया है क्रियाविधि इसी प्रकार से आपको लिखनी होगी और यही डायग्राम बनाना होगा। तो उम्मीद करते स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टकारी क्या होता है और जो आपका पीएन संधि डायोड होता है वो डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार से काम करता है, ठीक है नहीं। तो दोनों मैंने बता दिए हैं, अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी क्या होता है, ये आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में, इसको अवश्य तैयार करना ताकि आपका ये छूट ना जाए, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भाषा मैंने आपको लिखवाई है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, तभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो उसी को आपको लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।